एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ बीपीसी 360 डिग्री। और आज हम आपको ले जाएंगे 2.5 लाख साल पहले, जहां जाकर हम जो कवर करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का जो गौरवमय इतिहास रहा है, जो प्राचीन इतिहास रहा है बिहार का, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। ओके, सो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो पहला होगा स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देन इट विल कम वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल को हम कवर करेंगे। नाउ इट विल कम द महाजनपदाज। ओके, जो महाजनपदाज थे आपको 6th सेंचुरी BC के आसपास, उन सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। देन इट विल कम द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड द फाइनली मगध एम्पायर। ओके, तो इसमें दो जो चीज़ें हैं, आपका जो जैनिज्म वाला पार्ट है, जैन एंड द मगध एम्पायर। ओके, तो ये दो चीज़ जो है ना हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बाकी की सारी चीज़ें हम आज ही कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं आगे कि देखिए, जब कोई भी हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, या फिर मॉडर्न हो, जब बात आती है हिस्ट्री की, तो हम देखते हैं कि भाई इस चीज़ का सोर्स क्या है, इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है। क्योंकि अभी की वो कंटेम्प्रेरी चीज़ें तो है नहीं कि हम जाके वहाँ पे देख लेंगे कि भाई एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो एक गढ़ी हुई कहानी है, एक डेटा फैक्ट का कलेक्शन है जिसको हम विश्वास करते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कहाँ से इसकी ये प्राप्त होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि सोर्स, किसी भी हिस्ट्री का क्या होता है, एक सोर्स होता है। अब सोर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है आपको लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि लिखित स्रोत। दो टाइप के सोर्सेस होते हैं। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ना बेसिकली हमें मॉन्यूमेंट से प्राप्त होंगे, जो रिसर्च या फिर एक्सकेवेशंस होंगे, यानी कि जो शोध होगा या फिर जो खुदाई होगी वहाँ से हमें प्राप्त होंगे। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि बिहार में जो पुरातात्विक सोर्सेस है कौन कौन से मिले हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि मौर्यन इंस्क्रिप्शन, जो मौर्याज का जो अभिलेख है वो हो गया। दूसरा हो गया आपका बराबर केव, ठीक है, जो आपका राजगीर के आसपास है। देन इट कम्स द नालंदा महाविहारा। तो ये सारी जो है ना, ये पुरातात्विक सोर्स का क्या है, पार्ट है व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ बिहार। ओके, नाउ कमिंग टू द लिटरेरी सोर्सेज, कि जो लिखित साक्ष्य है बिहार का हिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो क्या है हमारे पास। देन रामायणा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, रामायण, महाभारत, पुराण, भगवती सूत्रा एंड अंगुतर निकाय। ठीक है, आप जानकारी के लिए जान लीजिए कि ये जो भगवती सूत्रा है ये क्या है, बुद्धिज्म का एक बुक है, एंड अंगुतर निकाय भी बुद्धिज्म का ही पार्ट है। देन इट कम्स द विनय पिटका, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द बुद्धिज्म ओनली, एंड दिघनिकाय। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बुद्ध और जैन से रिलेटेड जो बुक्स हैं, ये भी क्या है कि आपको एक लिटरेरी सोर्स का क्या है कि बिहार के हिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके, अब आइए देखते हैं हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री स्टार्ट होता है, देखिए जब हम बिहार की हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं ना, तो थोड़ी सी जो उसके इन्फ्लिक्शन है, थोड़ा सा पार्ट हम इंडियन हिस्ट्री का भी कवर करते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है वो वही है। अब हमारा जो सबसे पहले चीज़ों का स्टार्ट होता है वो होता है स्टोन एज से, यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, आखिर क्या अर्थ है इसका। तो देखिए, बात क्या हुआ कि जब जिस समय की यह बात है, उस समय मनुष्य का ओरिजिन हुआ था, और अगर देखा जाए तो उस समय मनुष्य के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ था उसकी डेली लाइफ में, या फिर आप टेक्नोलॉजी ले लें तो उसके पास टेक्नोलॉजी भी एक ही था। उसके बाद आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बात कर ले, या फिर कुछ और चीज़ के लिए, आग जलाने के लिए ले ले, हर चीज़ के लिए मनुष्य के पास एक ही चीज़ था, वो था पत्थर, यानी कि पाषाण, जिसको हम पाषाण भी कहते हैं। तो एक ही चीज़ें थी, उसी के अराउंड जो है ना ह्यूमन का लाइफ कहीं ना कहीं घूम रहा था, और उसी पे इस एज का जो नाम रखा गया वो हो गया आपका स्टोन एज। अब देखिए, जो स्टोन एज है ना, इसको हम कैटेगराइज किए हैं, मेनली ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंड चारकोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो देयर। ओके,
तो अब देखिए जो डिवीजन है ना पाषाण काल का, जो स्टोन एज का डिवीजन है, ये भी कहीं ना कहीं आपको पत्थरों के बेसिस पे ही किया गया है कि किस एज में किस तरीके के पत्थर मिले हैं, कैसे पत्थर जो होता है एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, देन उस पत्थर को शेप दे के साइज कटिंग करके कुछ और शेप दिया जाता है, देन एक और पीरियड आता है जब उसको अच्छे से और भी उसको नुकीला बना के उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में बनाया जाता है। तो ग्रेजुअली जैसे पत्थरों में ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन का माइंड से डेवलप होता है, ह्यूमन डेवलप होता है, पत्थरों का और अच्छे तरीके से इस्तेमाल जानता है, उसी हिसाब से इस एज का डिवीजन हुआ है, दैट इज पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, एंड नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, एंड देन इट कम्स द चालकोलिथिक पीरियड, तो इसमें आपको कॉपर वगैरह का यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जो है आपका इन जो पीरियड्स है इनका डिवीजन हुआ है। ओके, नाउ अब देखिए पाषाण काल में जो हम देखने वाले हैं वो हो जाएगा आपको पैलियोलिथिक एज में कि पैलियोलिथिक एज आपका है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन्स वेयर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ठीक है, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जान लीजिए, ये ऐसा समय था ना जिसमें क्या था, जैसे मान लीजिए कि आज हम किसी एरिया में रह रहे हैं, तो एरिया में रह रहे हैं तो ये हमारा घर है, ये हमारा ज़मीन है, ये उनका घर है, ये उनका ज़मीन है, एक डिवीज़न हो गया हुआ है, पूरी सोसाइटी में एक डिवीज़न है, लोगों की प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री है। ये ऐसा समय था, पैलियोलिथिक पीरियड एक ऐसा समय था जिस समय था कि भाई सारा दुनिया ही हमारा है, सारे ज़मीन हमारे हैं, सारी दुनिया हमारे हैं। लोगों को उस समय कुछ था ना कि जो लोग थे उस समय सेटल्ड नहीं होते थे, कोई पार्ट पे किसी का कब्जा नहीं था। कितना अच्छा रहा होगा ना भाई, जिसको जहाँ जाना है जाइए, सब कुछ हमारा ही है। सो दैट्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए इस समय क्या था ना कि जो ह्यूमन्स थे वो हंटर थे, हंटिंग करते थे, एंड फूड गैदरर। ठीक है, हंटिंग करके जानवरों को मार के अपने आप को अपने भरण पोषण के लिए, पेट पोषण के लिए क्या करते थे कि जुगाड़ करते थे। अगर हम पत्थर की बात कर ले, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले जो इस समय में एविडेंस पाया गया है, तो हस्त कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको पैलियोलिथिक पीरियड में मिला है। जो कि कहाँ से मिला है, तो देखिए ये हो गया हमारा बिहार। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपको बिहार का पार्ट। तो ये जो आपका साउथ का पार्ट है ना, साउथ का रीजन, ये सब रीजन, इन सब पार्ट में क्या हो गया है कि आपको पैलियोलिथिक पार्ट के एज के जो एविडेंसेस है वो आपको देखने को मिला है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हस्त कुल्हाड़ी मिला है, चाकू देखने को मिला है, खुरपी देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये साउथ बिहार से मिला है। कहाँ से, मुंगेर से, गया से और नालंदा से। इन सब पार्ट से ये है क्या है कि देखने को मिला है। और अगेन रिमेंबरिंग वन थिंग, ये सारी जो चीज़ें कैसी रही होंगी, तो ये रही होगी आपको पत्थर का, लोहे का नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका जो टाइमलाइन है आपका पैलियोलिथिक पीरियड का, वो हो जाता है अराउंड 1 लाख BC। ये लगभग 1 लाख BC का ये बात है। 1 लाख साल पहले नहीं कह रही हूँ मैं, याद रखिएगा 1 लाख BC की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड में, यानी कि मध्य पाषाण काल में। तो ये यहाँ से क्या चेंज हुआ इसमें, क्या ऐसा पैलियोलिथिक में था जो मध्य पाषाण काल में डिवीजन हुआ और क्या इसमें चेंज हो गया। तो देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन्स वेर हंटर्स, फूड गैदरर्स एंड एनिमल हर्डर्स। सेम चीज़ है, एनिमल हर्डर्स। इस समय भी क्या हुआ कि आपको हंटर्स ही थे, फूड गैदरर ही थे। बस आपका क्या होता है यहाँ पे एक चीज़ आता है कि इस समय जो लोग थे ना वो एनिमल हर्डर बन गए थे और डोमेस्टिकेशन जान गए थे। और डॉग जो था, कुत्ता जो था, वो पहला ऐसा जानवर था जिसको ह्यूमन्स ने पालना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर है। Small sized sharp edged tools have been found from the Munger in Bihar। क्लियर है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिली थी, पैलियोलिथिक पीरियड में भी आपको इसी पार्ट में मिला था। मुंगेर आपका कुछ यहाँ पे हो जाएगा, और मेसोलिथिक पार्ट में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं यही एरिया है, यहाँ से चीज़ें मिल रही है। अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात कर ले तो ये हो जाएगा आपको 40,000 से लेके 10,000 BC का जो टाइम होता है वो होता है आपको मेसोलिथिक पीरियड का। ठीक है, क्लियर है, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। अब आइए हम देखते हैं नियोलिथिक पीरियड को। नियोलिथिक पीरियड में क्या था, हुआ था, नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ा सा चेंज दिखने को मिलेगा। अब तक क्या थे, जो ह्यूमन्स थे वो क्या थे, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे। यहाँ पे क्या होता है कि जो ह्यूमन्स हैं वो क्या हो जाते हैं कि
प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि चीज़ों का उत्पाद भी करने लगते हैं, और प्रोड्यूसर का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या स्टार्ट हो गया यहाँ पे, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का स्टार्ट हो गया, और कृषि से क्या हो गया कि यहाँ पे लोग जो है स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे प्रोड्यूसर बन गए। ओके, तो देखिए अब क्या हुआ कि रिमेन्स ऑफ द न्योलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ बिहार। ठीक है, कृषि जो है एग्रीकल्चर कहाँ देखा गया, तो सबसे पहले नदर्न पार्ट में बिहार के। याद रखिएगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जब अभी हमने बिहार बनाया तो बिहार के सदर्न पार्ट में हमने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक की बात की, और ये अब हम क्या कर रहे हैं, नदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। जब नियोलिथिक आया तो हम नदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें आप बिल्कुल ही क्लियर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मानव थे वो क्या प्रोड्यूसर बन गए। अब टूल्स जो यहाँ पे बनाना, क्योंकि ठीक देखिए सिंपल सी बात है, जो ह्यूमंस थे धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, उनमें भी बुद्धि की विकास हो रही थी, उनको भी चीज़ों का समझ हो रहा था, तो वो क्या किए, ये जो टूल्स बनने लगे ना वो ज़्यादा शार्प एज बनने लगे। जैसे मान लीजिए हम पैलियोलिथिक की बात करें तो पत्थर से, अभी तक चीज़ें पत्थर से ही बन रही है, लोहे का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जब पैलियोलिथिक की पत्थर की बात करें तो वो कैसा पत्थर था, बड़ा सा पत्थर था। उसके बाद क्या हुआ कि पैलियोलिथिक से जब मेसोलिथिक में आते हैं तो पत्थर का साइज कुछ और छोटा हो जाते हैं, लोग थोड़ा उसके शार्पनेस पे ध्यान देने लगते हैं। और जब नियोलिथिक आता है तो चीज़ और भी क्या कि शार्प जो टूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे नुकीले जो होते हैं टूल्स वगैरह ऐसे बनने का स्टार्ट हो गया, जिससे एनिमल्स को वो ईजिली क्या है कि मार के और अपना शिकार कर सके बेसिकली, या फिर किसी और काम में भी उस टूल्स का ईजिली उपयोग हो सके। टूल्स मतलब शार्प, तभी उसका हम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे नियोलिथिक में आके आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है यहाँ पे आपको ह्यूज दिखेगा। अब देखिए इसके एविडेंसेस की अगर हम बात कर ले तो ये मिला है चिरांद से आपका। चिरांद जो हो जाएगा आपको कहाँ हो जाएगा, चिरांद हो जाएगा सारण में। ठीक है, चिरांद सारण से इसका एविडेंस मिलते हैं। देन इट कम द चेचर वैशाली से, एंड मनेर यानी कि पटना से, एंड सेनुवर यानी कि रोहतास से। तो ये चार चीज़ें आप याद रखिएगा, कहाँ से, चिरांद जो कि चिरांद हो गया आपका सारण में, चेचर वैशाली, सेनुवर रोहतास, एंड वन मनेर पटना। चार ये जो देखिए अगर देखेंगे ना आप बुक्स को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर की गई है, बट मेरा ये लेक्चर लेने का मतलब और पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं जितनी चीज़ें आप एक और में रिटेन कर सकें और जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सारी चीज़ों को कवर करना दिस इज़ नॉट द वे ऑफ स्मार्ट स्टडी, और सारी चीज़ें हम कवर करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चार है ना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको क्या करना है कि यहाँ पे याद कर लेना है। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पे कि केव पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द कैमूर हिल्स ऑफ नवादा एंड जमुई। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, केव पेंटिंग मिला है नवादा से और जमुई से। ठीक है, उसके बाद दिस रिमेन्स फ्रॉम, ये जो रिमेन्स है इसका जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा अराउंड 2500 BC। अब देखिए याद रखिएगा, पैलियोलिथिक में 1 लाख साल पहले, मेसोलिथिक में 40,000 से 10,000, और then when it comes to Neolithic it is around 2500 BC। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं चालकोलिथिक पीरियड पे, यानी कि ताम्रपाषाण काल पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि रिमेन्स ऑफ चालकोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड फ्रॉम द चिरांद, सेनुवर एसेट्रा। ठीक है, चिरांद, देखिए चिरांद जो है ना ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है, स्पेशली नियोलिथिक में जो है ना चिरांद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये आप गलती से भी कभी भूलिएगा नहीं। ओके, तो यहाँ भी क्या हो गया आपको, चिरांद और सेनुवर 2 हो गया। इन दिस पीरियड एविडेंस ऑफ यूज ऑफ कॉपर। ठीक है, चालकोलिथिक या चालको से क्या है ना कि आपका कहीं ना कहीं क्या होता है कि मीनिंग ही क्लियर हो जाता है, चालको तो कॉपर। ठीक है, चालको मीन्स कॉपर, तो कॉपर का यूज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इन एडिशन टू स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन टूल्स तो था ही, लेकिन उसके अलावा आपका हो गया यहाँ पे कॉपर का यूज आ गया। दिस रिमेन्स आर फ्रॉम द अराउंड 1000 BC। ठीक है, टाइमलाइन क्लियर करते चलिएगा। अगर टाइमलाइन ऐसी चीज़ है ना कि इतिहास में अगर आप क्लियर करते चले ना तो आपके लिए इतिहास को याद करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो पहला हो गया पैलियोलिथिक हो गया अराउंड 1 लाख BC। देन इट कम्स द मेसोलिथिक हो गया आपको 40,000 से 10,000। देन इट कम्स द नियोलिथिक विच इज़ 2500 BC यानी कि 2500 BC। एंड द लास्ट वन दैट इज चालकोलिथिक पीरियड, ये हो गया आपको अराउंड 1000 BC। ठीक है, तो क्लियर है। अब आइए देखते हैं हम क्या है, कह रहा है वैदिक सिविलाइजेशन। ये तो बात हो गई आपको इन शॉर्ट। देखिए ये सारी चीज़ें जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल बिहार के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए ये चीज़ें कवर करना जरूरी था। एंड दीज आर ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड इन द BPSC एग्जामिनेशन।
तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवर करने का और अपने आप को अपने टाइम को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब वैदिक सिविलाइजेशन पे मूव करते हैं ना, तो कहता है कि द सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द आर्यंस, जो वैदिक सिविलाइजेशन है ना, इसको आर्यंस ने इस्टेब्लिश किया था, और इसीलिए इस सिविलाइजेशन का जो हमने नाम रखा है, ठीक है, वो हो जाएगा वैदिक सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? वेदाज से हुआ है, ठीक है। वेदाज से वैदिक बना है और इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? आर्यंस के द्वारा। वेदाज से वैदिक और इस्टेब्लिश किया गया आर्यंस के द्वारा। याद हो गया, ठीक है, या फिर एक बार और बोला जाए? ओके, चलिए अब देखिए जो वैदिक पीरियड है ना, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला हो जाएगा अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि पूर्व वैदिक काल, ठीक है। इसका जो टाइमलाइन हो जाएगा आपको 1500 से 1000 BC, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो आपको चालकोलिथिक पीरियड है उससे क्या करेगा कि ओवरलैप करेगा। और दूसरा हो जाता है आपको लेटर वैदिक पीरियड, जो कि हो जाएगा आपको 1000 से 600 BC, यानी कि उत्तर वैदिक काल। जो ये अर्ली वैदिक पीरियड है इसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ओके। उसके बाद आ गया प्री वैदिक और ऋग वैदिक सिविलाइजेशन डिड नॉट एक्सटेंड इनटू द बिहार रीजन, ठीक है, क्लियर है। तब तक ऋग वैदिक में जो बिहार में ऋग्वैदिक काल का एक्सटेंड होने का कोई एविडेंस यहाँ से नहीं पाया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक में जब हम आते हैं तो आर्यंस जो थे ना, उन्होंने एक्सपैंड किया इन द रीजन ऑफ बिहार अप टू द बैंक ऑफ द रिवर गंडक, ठीक है। गंडक रिवर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इन द बीपीएससी एग्जाम। इसका जो है ना अदर नेम आपसे पूछ लेता है, और गंडक रिवर का जो अदर नेम है वो हो जाता है आपको सदा नीरा। सदा नीरा याद रखिएगा, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, सदा नीरा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि द फर्स्ट मेंशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फाउंड इन द शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, विच इज composed around 800 BC. In this, Bihar is mentioned as the Videha, which refers to the तिरहुत मिथिला रीजन। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके के पॉइंट देखें ना कि बिहार का कहाँ कहाँ कैसे क्या जिक्र, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे बुक में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से मेन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या फिर बनते हैं, बीपीएससी पूछती है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको कवर की हूँ, ठीक है। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया का मेंशन है। उसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद जो है ना, उसमें बिहार हैज बीन एड्रेस्ड विद द नेम ऑफ किकट एंड व्रत, ठीक है, किकटाज एंड व्रत्याज इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में किकट और व्रत कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। इन वराह पुराना किकट जो है ना, किकट को कहा गया इम्प्योर रीजन, यानी कि अशुद्ध जो राज्य होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उसके रूप में वराह पुराण में किकट को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं महाजनपद आज पे। पहले हमने क्या किया, स्टोनेज कवर किया। स्टोनेज कवर करने के बाद हमने उसके चारों पार्ट्स कवर किए, जिसमें हम चालकोलिथिक तक आ गए। उसके बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन को कवर किए, एंड देन इट कम्स द महाजनपदाज, जो 600 BC के अराउंड जो है वो आपको एग्जिस्ट करता था। अब महाजनपदाज में देखिए कि टोटल जो थे ना वो 16 महाजनपद थे इंडिया में, जिसमें 3 महाजनपद था आपको बिहार में, आपको 7 महाजनपद था उत्तर प्रदेश में। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो महाजनपद आज है वो किस स्टेट में है, तो आपका आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। तो 7 महाजनपद हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में 1 हो जाते हैं, MP में 1 हो जाते हैं, तेलंगाना में 1 हो जाते हैं, राजस्थान में 1 हो जाते हैं, अफगानिस्तान में 1 हो जाते हैं और पाकिस्तान में 1 हो जाते हैं, ठीक है। आप इसका नाम कहीं ना कहीं से देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो नाम है वो जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशिएंट का, तो उसमें हम इसका नाम भी डिटेलिंग से कवर करेंगे। यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा देखना जरूरी है कि बिहार में जो तीन महाजनपद थे वो कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो हो जाएगा वो मगध हो जाएगा, देन अंग और लिच्छवी, ठीक है। अब देखिए मगध के बारे में जान लीजिए कहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ पे मगध का जो कैपिटल है ये आपसे पूछ देता है। तो इसका जो कैपिटल था वो क्या था, आपको राजगृह या फिर ग्रीवरज भी कहते हैं, ओके। दूसरा क्या, और इसका जो कैपिटल है ना, बाद में क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गया था। तो मगध तो पहले राजगृह या ग्रीवरज, देन इट्स पाटलिपुत्र यानी कि पटना, अभी क्या करंट। ये कौन सा एरिया को कवर करता था, तो कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड पार्ट्स ऑफ शाहाबाद,
ठीक है, ये जो रीजन है इसको ये एरिया कवर करता था। ठीक है, बाकी अगर मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो वो तो बहुत ही विशाल फैला था, जो कि आपको समझिए कि नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंडिया, इंडिया के बाहर का भी जो अभी एरियाज है उसको भी वो कवर करता था। तो यहाँ पे मगध साम्राज्य की नहीं, हम मगध महाजनपद की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे। नाउ इट्स कम द अंगा। अंगा का जो कैपिटल था, अंग को हिंदी में कहते हैं, उसका था चंपा। ये जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है ना आपका, मुंगेर और भागलपुर, उस पार्ट को ये कवर करता था। ठीक है, देन कैपिटल जो लिच्छवी है इसका कैपिटल हो जाता है आपको वैशाली, और ये सिचुएटेड है कहाँ, तो नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार, अराउंड द रीजन ऑफ मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। ये जो एरिया है, हाजीपुर भी आपको वैशाली में ही आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एरिया महाजनपद आज। अब देखिए हम लोग को देखना है जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिहार में, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बुद्धिज्म वाला जो पार्ट है उस पर हम आते हैं। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा क्या है ना कि बुद्धा के बारे में जान लेते हैं। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे, मोस्टली उनको मोस्टली रेफर्ड टू एज द बुद्धा। ठीक है, एक्चुअल नेम क्या था इनका, सिद्धार्थ गौतम, और इनको हम लोग क्या कहते हैं कि बुद्धा के नाम से जानते हैं जब उन्होंने कैवल्य को अटेंड कर लिया। ही वॉज अ वॉन्डरिंग एसेटिक एंड रिलीजियस टीचर। ठीक है, क्लियर है कि वो एक वॉन्डरिंग एसेटिक थे और एक धार्मिक जो थे, क्या थे, गुरु थे, जिन्होंने धर्म को, बुद्धिज्म को बहुत ही हाई लेवल पे प्रचार प्रसार किया था। Who involved in the South Asia during the 6th or the 5th century BC and founded the Buddhism। ठीक है, बुद्धिज्म को उन्होंने फाइंड किया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाता है, इनको ही हम क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया की जब बात हो तो आप समझ रहे हैं कि बुद्धा के बारे में ही पूछा जा रहा है। इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी फाइनल वो हुआ था कुशीनगर में। इनका जो पूरा नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। कहीं कहीं आपको सिद्धार्थ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इनके पेरेंट्स थे उनका नाम था, पापा का नाम था सुद्धोधन और मदर का नाम था माया देवी। जो इनका बेटा था इनका नाम था आपका राहुल, और जो इनके सिबलिंग्स थे उसका नाम था सौंदरी नंदा एंड नंदा। ठीक है, और इनके वाइफ का भी नाम आपसे कहीं कहीं पूछ देता है तो वो भी आप याद रखिएगा, बुद्धा के वाइफ का नाम था यशोधरा। ठीक है, अब देखिए जब बुद्धिज्म का बात आता है तो पहले हम बात करते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धा के जो 4 मूलभूत सिद्धांत थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला होता है आपका दुख। ठीक है, दुख में कहते हैं कि दुख जीवन का एक अभिन्न भाग है। बुद्धा का मानना था कि जो दुख है वो जीवन का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, और दूसरा कहते हैं कि जो दुख का कारण है, जो रीजन है, जिसको हम ये समुदाय भी कहते हैं ये पाली भाषा में, वो कहते हैं कि दुख का कारण तृष्णा और अशक्ति है। दुख का कारण जो है वो तृष्णा और आसक्ति है। देन इट्स कम्स दुख का नाश कैसे किया जाए, तो तृष्णा और आसक्ति को समाप्त करके दुख का नाश किया जा सकता है। और लास्ट में इन्होंने मार्ग बताया कि भाई कौन सा वे है, कौन सा रास्ता है जिससे आप अपने दुख को नाश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि दुख के नाश का मार्ग जो है ना, जो 8 फोल्ड पथ है के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग दिया, 8 सिद्धांत दिए और कहा कि इस तरीके से जो है हम दुख का नाश कर सकते हैं। तो आइए अब हम उस जो 8 फोल्ड पाथ है यानी कि अष्टांगिक सिद्धांत है उसको हम चर्चा करते हैं। पहला क्या है आपका कि सही दृष्टि यानी कि राइट व्यूज। ठीक है, कहते हैं कि दुख, उसके कारण और दुख के निवारण का मार्ग समझना। ठीक है, ये हो जाता है आपको राइट व्यूज यानी कि सही दृष्टि। दूसरा वो कहते हैं कि सही संकल्प यानी कि राइट एस्पिरेशंस। आपके जो एस्पिरेशंस होने चाहिए वो हमेशा सही डायरेक्शन में और उचित होने चाहिए। तो उसमें ये कहते हैं कि त्याग, प्रेम और अहिंसा की भावना रखना, ये क्या है आपको राइट एस्पिरेशंस है, यानी कि सही जो है आपका जो है सोच है, यानी कि जो आप चाहते हैं। देन इट्स कम द राइट स्पीच यानी कि सही वचन। तो इसमें इन्होंने कहा कि सत्य बोलना, झूठ, बुरा या कठोर वचन से बोलना, ये जो बोलना नहीं बोलना, सॉरी यहाँ पे बोलना नहीं यानी कि नहीं बोलना हो जाएगा, नहीं बोलना, ये जो हो जाएगा बुद्धा के क्या हो जाएगा कि राइट स्पीच यानी कि सही वचन में ये इसको मानते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सही आचरण यानी कि राइट एक्शन। आपके जो एक्शन होने चाहिए, जो आपके कंडक्ट होने चाहिए वो सही होने चाहिए। नैतिक रूप से सही कार्य करना, हत्या, चोरी और अनैतिक यौन संबंधों से बचना, ये इनके हिसाब से क्या है कि राइट एक्शन यानी कि सही कंडक्ट है। देन इट कम्स द सही आजीविका यानी कि राइट लाइवलीहुड।
ऐसा जीवन यापन करना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए और जो नैतिकता के रूप से सही हो, ये हो गया एक राइट लाइवलीहुड जो एक इंसान को उस तरीके से जीना चाहिए। नेक्स्ट इज सही प्रयास यानी कि राइट एफर्ट, अवांछनीय मानसिक स्थिति को दूर करने और अच्छे मानसिक गुणों को विकसित करने का प्रयास करना। दिस इज द राइट एफर्ट दैट अ मैन शुड फॉलो। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट वन इज द राइट कंसंट्रेशन यानी कि शरीर, भावनाओं, मन और वस्तुओं पर ध्यान रखना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रखना। ये हो जाता है आपको राइट कंसंट्रेशन यानी कि कॉन्शियसनेस, अभी के टर्म में हम इसको कहते हैं। देन द लास्ट वन इज द राइट माइंडफुलनेस यानी कि ध्यान की साधना द्वारा एकाग्रता और मानसिक स्थिरता प्राप्त करना और जिससे ध्यान और निर्वाण की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये हो जाता है राइट माइंडफुलनेस। तो ये अष्टांगिक मार्ग थे, 8 अष्टांगिक मार्ग थे जो बुद्धा ने बताया था जिस तरीके से हम अपने दुख का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं कि बुद्धा जो थे ना, बुद्धा उनके लाइफ का कुछ सिंबल दिया गया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी एग्जाम, क्योंकि ये जो है ना आपको कई बार आपके एग्जाम में कई बार जो बुद्धा के लाइफ का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। इसमें भी मैं उतने ही सिंबल यहाँ पे आपको लिख के दी हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे मैंने कवर नहीं किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला जो है ना कि बर्थ, जो बुद्धा का जन्म है, इसको किस तरीके से दिखाया गया है, तो इसको लोटस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो कमल का फूल है उससे बुद्धा के जो जन्म है उसको दिखाया गया है, इमर्जेंस ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट इट चैरियट रिप्रेजेंट्स द जर्नी एंड द डिपार्चर फ्रॉम द पैलेस टू सीक द ट्रूथ। जब बुद्धा अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, तो रथ पे सवार होकर निकलते हैं और वहाँ से वो जाते हैं कि अब कैसे वो जो पैलेस से एक राजमहल को छोड़ के और वो एसेटिक बन के वो जंगल में जा रहे थे, तपस्वी बन के जा रहे थे, तो उस चीज़ को सिंबलाइज करता है चैरियट यानी कि रथ। ठीक है, नेक्स्ट हॉर्स। ठीक है, जो बुद्धा का जो फेवरेट हॉर्स था, जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। तो वो जो कंथक है वो सिंबलाइज करता है कि जो सिद्धार्थ थे यानी कि जो बुद्धा थे उनका डिपार्चर कैसे होता है, रॉयल लाइफ टू एसेटिक लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वन कहता है कि सिद्धार्थ मेडिटेट्स अंडर द बोधि ट्री फॉर द 49 डेज। ठीक है, टोटल 49 दिन बुद्धा ने जो बोधि ट्री है उसके नीचे मेडिटेट किया था यानी कि तपस्या किया था। एंड ओवरकमिंग मारा एंड अटेनिंग इनलाइटमेंट बिकम्स द बुद्धा। ठीक है, उन्होंने अपनी पिछली चीज़ों को, पिछले रूप को त्याग करके और यहाँ से वो बुद्धा का स्वरूप ले लेते हैं। अब देखिए बोधि ट्री की बात कर रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स द पैलेस ऑफ अवेकनिंग एंड इनलाइटमेंट। ठीक है, जो पहला सरमन है ना बुद्धा का वो कहाँ हुआ था, डियर पार्क। डियर पार्क कहाँ है, तो ये आपको बनारस के आसपास हो जाता है, बनारस यानी कि सारनाथ के आसपास, सारनाथ में। बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट सरमन to the 5 associates in Deer Park, setting in motion to the wheel of धम्मा। ठीक है, धम्मा मतलब समझ गए होंगे आप, धम्म का प्रचार प्रसार, जो अच्छी चीजें थी। उसके बाद कहता है कि धम्म चक्र मतलब व्हील ऑफ जो धर्मा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि बुद्धा के जो टीचिंग्स है, जो उनके ज्ञान है, उसके बारे में बताता है। और जो पाथ टू इनलाइटमेंट, किस तरीके से जो हम अपने आप को इनलाइटन कर सकते हैं। ठीक है, इनलाइटन मतलब कह सकते हैं कि तपस्या परिपूर्ण करने के बाद जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसकी बात हो रही है, किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी बात जो धम्म चक्र है जो हमें बताता है। परिनिर्वाण यानी कि डेथ की बात कीजिए तो वो स्तूपा से सिंबलाइज किया जाता है। देन इट कम्स द बुद्धा परफॉर्म्स वेरियस मिरेकल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज स्पिरिचुअल पावर्स एंड टीचिंग्स। उसमें देखिए जो वज्र था ना, थंडरबोल्ट, ठीक है, थंडरबोल्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ बुद्धास टीचिंग। जो थंडरबोल्ट है, जो बिजली कड़कती है ना, वो डिनोट करता है कि जो बुद्धा का जो टीचिंग है वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी नाश नहीं हो सकता, उसकी कभी विनाश नहीं हो सकती, ये चीज़ यहाँ पे बताता है। Siddhartha's passing through the river signifies the transition from the life to death। ठीक है, life to death from worldly concern to the spiritual liberation, इसकी भी ये यहाँ पे बात करता है।
देखिए लोटस फ्लावर ऑन वाटर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दो चीज हो गया। देखिए पहला यहाँ पे आपको हो गया लोटस, ठीक है, जो बुद्धा के जनमत को दिखाता है, और दूसरा जो होगा यहाँ पे लोटस फ्लावर जो वाटर पे तैर रहा है, तो ये जो है आपको दिखाई देता है कि इनलाइटमेंट एंड द प्योरिटी ऑफ बुद्धाज टीचिंग, इसको ये दिखाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए आगे जो हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आप बीपीएससी का पेपर उठाएंगे ना, तो या तो आप हर ईयर कर लें या फिर हर एक अल्टरनेट ईयर पे एक ना एक क्वेश्चन आपको बुद्धिस्ट या जैन काउंसिल से आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम चलते हैं पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो ये हुआ था आपका कहाँ पे? राजगीर में। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल के समय कौन सा रूलर था। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, ए के, ठीक है। पहला हो जाएगा आपको अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका एंड कनिष्का। एक के आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हो गया, ठीक है। ये हुआ था अराउंड 483 बीसी में। एंड टू प्रिजर्व, इसमें हुआ क्या था, मेजर चीजें हुई थी कि टू प्रिजर्व द टीचिंग ऑफ द बुद्धा आफ्टर हिज डेथ, जो बुद्ध के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान था वो उनके मरने के बाद भी प्रिजर्व किया जाए, उस चीज की बात यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में रखी गई थी, ठीक है। देन कैनोनिकल टेक्स्ट और सूत्राज एंड मोनास्टिक रूल्स, ठीक है, वर रिसाइटेड एंड कंपाइल्ड। तो आपको पता ही है जो पिटाकाज वगैरह जो है वो कवर किए गए हैं, तो उन सब की भी चर्चा यहाँ पे की गई है। जो किंग, देखिए यहाँ पे कौन सा किसके काल में हुआ था, इस समय किंग कौन था, राजा कब कौन था जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो उसमें था आपका अजातशत्रु, ठीक है। इसी के पैटर्न में ये चीज हुआ था। और आनंद जो थे बुद्धा के जो कजन थे, वो भी इसमें क्या थे, आपको इन्वॉल्व हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे। और जो लीडर थे, जो इसके प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड किया था, उनका नाम था महाकसप्पा, ठीक है, महाकसप्पा, ठीक है। तो आपने देख लिया क्या क्या चीज़ देखनी है। पहला आपको देखना है कि कैपिटल कहाँ था, तो कैपिटल हो जाता है आपको राजगीर में। दूसरा देखना है कि कब हुआ था, तो 483 बीसी में। तीसरा देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ हुए थे, तो बुद्धा का जो ज्ञान है उसको प्रिजर्व करने की बात कही गई थी। चौथा आपको देखना है कि इस समय जो कैनोनिकल बुक्स वगैरह थे उनकी भी कंपाइलेशन की चर्चा हुई थी, जिसमें आपको पिटाकाज वगैरह भी लेटर ऑन देखने को मिला था। पांचवा आपको देखना है कि किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु जो थे उनके शासनकाल में हुआ था। और छठा जो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या हुआ था, तो छठा जो आनंद पार्टिसिपेट किया था, साथ में ही जो महाकसप्पा था ना, उसके अध्यक्षता में ये जो है वो कंडक्ट हुआ था राजगीर में। तो ये सारी चीजें हैं जो आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल पे। तो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको अप्रोक्सीमेटली 383 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था और 383 बीसी में हुआ था। देन टू एड्रेस द डिस्प्यूट्स अबाउट द मोनास्टिक कोड विनाया, इसके बारे में, ठीक है, आपको पता ही है इसमें कई बार चीज़ें कुछ वो हुई है और लाइक डिस्प्यूट्स हुए, थॉट ऑफ डिस्प्यूट्स। जब कहीं भी किसी जगह पे हम कई लोग बैठते हैं, एक संगोष्ठी बनती है और जब डिस्कशन होता है तो एवरीबॉडी हैज़ कम विद द डिफरेंट ओपिनियंस, और वहाँ पे कहीं ना कहीं थॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है। देन इट्स कम्स द स्प्लिट बिटवीन द स्थावीरा एंड महासंघिका, ठीक है, जस्ट बिकॉज थॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट एज आई डिस्कस्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि महादेव लीडिंग द फिगर इन द डिस्प्यूट, जो महादेव थे वो इसमें लीडिंग फिगर थे। और इसमें आप याद रख लेंगे कि यहाँ पे किसके रीन में हुआ था, तो ये हुआ था आपको कालाशोका के रीन में थे। और साथ में ही आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट कहता है आपको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, 250 बीसी में हुआ था। और इस समय जो थे कि एम्परर जो थे अशोका थे। आपको याद होगा ये चीज जो मैं बताई हूँ, ए के, ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका एंड कनिष्का, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड एंड कंपाइल्ड द कैनन इन द पाली त्रिपिटका, ठीक है, त्रिपिटका पता है आपको, विनय पिटका, सुत्त पिटका। चलिए मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ पे डिस्कस करूंगी। डिस्कस द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस द इंडिया एंड द अब्रॉड। इस समय एम्पेरर हो गया आपके अशोका हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी उन्होंने किया था, एम्पेरर भी वही थे। एंड जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रिसाइड ओवर किए थे, उनका नाम था मोगली पुत्ता
तिस्सा, मोगलीपुत तिस्सा। पहला में महाकसप्पा, इसमें मोगलीपुत्र तिस्सा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जब हम पढ़ाई करते थे तभी भी हमें ये कंफ्यूजन होता था कि किसमें मोगलीपुत्र तिस्सा था और किसमें महाकसप्पा था। तो कंफ्यूज नहीं होगा, पहले में महाकसप्पा, इसमें मोगलीपुत्र तिस्सा। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पे। तो ये आपको कश्मीर में हुआ था। कब हुआ था? तो अप्रोक्स 100 CE में हुआ था। CE मतलब याद रखिएगा AD, ठीक है। ये अभी तक जितने भी थे कहाँ हुए थे? BC में हुए थे। ये जो हुआ है आपको कहाँ हो रहा है? AD में हो रहा है। जिस समय जो आपको राजा थे वो क्या थे? कनिष्क थे, AK। देन द काउंसिल रिजल्टेड इनटू द कंपाइलेशन ऑफ द संस्कृत स्क्रिप्चर्स, ठीक है। कनिष्क थे ना, वो उनके दरबार में क्या था? संस्कृत का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलन था और वो प्रो संस्कृत आदमी थे। प्रो संस्कृत मतलब आप समझ जाइएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि फर्दर स्प्रेड ऑफ महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। महायान जो बुद्धिज्म उसका फिर से एक बार डिवीजन हुआ। आपको पता था पहले एक बार डिवीजन हुआ था हीनायाना और महायाना का। और यहाँ भी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि दो चीज़ होता है, एक बुद्धिस्ट आपका महायान, एक हीनायान। तो इसका डिवीजन होता है और एक बार फिर वापस इसमें आपका क्या होता है कि डिवीजन होता है। किंग जो कनिष्क था उसके समय में हुआ था, इट्स क्लियर। देन स्कॉलर्स लाइक द वसुमित्रा एंड अश्वघोष लीडिंग द फिगर। एक अध्यक्ष थे और दूसरे उपाध्यक्ष थे। कौन? वसुमित्रा एंड अश्वघोष, ठीक है। क्लियर है? चारों बुद्धिस्ट काउंसिल क्या क्या आपको याद रखना है, कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, यानी कि राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था, ठीक है, और कहाँ पे हुआ था। ये चार चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो हम आते हैं कि आपको पिटाकाज की चर्चा कर लेते हैं कि जो तीन जो पिटाकाज है बुद्धिज्म का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पिटाका जो हम बात करते हैं विनय पिटाका की, तो विनय पिटाका जो क्या था, ये एक प्रकार का डिसिप्लिन बास्केट था, ठीक है। डिसिप्लिन बास्केट मतलब जितने भी जो बुद्धा के आदर्श थे कि वहाँ पे वो उनकी जो ज्ञान थे, आदर्श थे, उसकी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मोनास्टिक लाइफ। जो एक साधु का यानी कि एक तपस्वी का जो जीवन होना चाहिए उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको ये चीज़ जो है वो बताता है। देन डिस्कसेस द कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, लगभग सेम बात हो गया। डिटेल्स ऑफ द कम्युनिटी यानी कि संघ की बात करता है, उसके रूल्स का बात करता है। एंड ऑर्डिनेशन प्रोड्यूस एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस, ठीक है। मोनास्टिक डिसिप्लिन प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन द एथिकल कंडक्ट, रिचुअल एंड द रूल्स फॉर द संघा बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ठीक है। क्लियर है? ऑल टुगेदर कहने का मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने हैं मॉन्क्स को, और जो बुद्धा के जो टीचिंग्स है, जो आदर्श है, उनकी ये कंपाइलेशन है। सेकेंड वन इज सुत्त पिटाका, ठीक है। सुत्त पिटाका में क्या है? इट इज ए डिस्कोर्स बास्केट। यहाँ पे क्या कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ बुद्धा सर्मन्स एंड टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या थे कि आदर्श आपको कैसे फॉलो करना है, आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगा, और ये क्या है कि उनके टीचिंग जो उनकी ज्ञान थी, क्या क्या ज्ञान थे, उसके बारे में ये बात करता है। इट इंक्लूड्स द टेक्स्ट सच एज द धम्मपद, जातक टेल्स एंड द सुत्ताज, ठीक है। जातक टेल्स के बारे में पूछ देता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जातक टेल जो है आपको बुद्धा के लाइफ जन्म से रिलेटेड है, ठीक है, बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। देन इट कवर्स द टॉपिक लाइक द 4 नोबल ट्रूथ, द 8-fold पाथ एंड द मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। ऑलरेडी 4 नोबल ट्रूथ्स आपको बता दिया गया, 8-fold पाथ भी आपको बता दिया गया, और मेडिटेशन प्रैक्टिस तो क्या होता है जिसमें हम ध्यान लगाते हैं चीज़ों को, ठीक है। डन। Buddha's teaching focuses on the Buddha's discourses to the long people and monks and nuns on the aesthetic wisdom and the meditation, ठीक है। सिंपल सी बात है, तपस्वी होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिटेशन वगैरह पे फोकस करते हैं, एक लाइफ को डिसिप्लिन रखते हैं, उन सारी चीज़ों की ही आपको ऑल टुगेदर ये चर्चा है। अब देखिए लास्ट वन जो है ना आपका अभिधम्म पिटक, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है कि हायर डॉक्टराइन बास्केट है ये क्या कहता है, जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं ना बुद्धा की, उसके बारे में ये बात करता है। एंड इलाबोरेशन ऑन द टीचिंग फाउंड इन द सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, सुत्त पिटाका एंड देन इट्स अभिधम्म पिटाका। तो सुत्त पिटाका क्या है कि और ये और ज़्यादा एक्सटेंशन है। Analyzes the nature of the mind phenomena and the working of the karma and consciousness,
इसकी ये बात करता है, कंटेन्स अ सिस्टमेटिक एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड द मेटाफिजिक्स। देखिए ये सब देखिए ऑल टुगेदर आप मान लीजिए ये एक प्रकार का क्या है, फिलोसफिकल एनालिसिस है। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में इन टेक्निकल चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज कवर किया। बुद्धिज्म आपको ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं वो बचा हमारा जैनिज्म एंड द लास्ट वन इज मगध साम्राज्य। एक चीज़ जो आप हमें क्लियर करके बताइएगा कि क्योंकि मगध साम्राज्य जो है हम इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लाने वाली हूँ कल, उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या यहाँ पे मैं मगध साम्राज्य को डिटेल्ड में करूँ या फिर नहीं करूँ, या फिर सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही मगध साम्राज्य को कर लूँ, कि साथ में ही मैं इंडियन हिस्ट्री को भी कवर करके करूँ। ये चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।